स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को याद होगा, हमने नीलम गुप्ता जी के साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया था। और वो जो इंटरव्यू था, जितने लोगों ने सुना उन्होंने बोला कि वो कुछ और इनसाइट्स जानना चाहते हैं। तो उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने फिर से कोशिश करी है कि नीलम जी से आप सभी की बात फिर से करवाया जाए। नीलम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो नीलम, जो पिछले इंटरव्यू में जो पिछला हमने एक टॉपर स्टॉक आपके साथ किया था, उसमें आपने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी रिस्पेक्ट के बारे में, कि किस तरीके से सिलेक्शन के बाद लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। तो नीलम, वहीं से शुरू करते हैं। तो एक बारी उसको समराइज कर दोगे, आपने जो चेंजेस बताए थे जो सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ में आए थे। ये सर, लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं जब आप किसी जॉब पे किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हो। अभी तक तो ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आया भी नहीं है, बट फिर भी सोसाइटी का अप्रोच बहुत बदल गया है आफ्टर नोइंग दैट कि वी क्वालिफाइड, उस पोजीशन पे हम पहुंचने वाले हैं। पहले आप स्टूडेंट रहते हो, लेकिन जब आप एक वर्किंग पर्सन बन जाते हो तो सोसाइटी में भी सबके अप्रोच चेंज हो जाते हैं आपको लेके। यू बिकेम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो यही है सर, ये दिखता है सबके आईज में, आप फील कर सकते हो ये। नीलम, ये वाली जो चीज़ है, जब तैयारी करते थे, ये रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर था आपके लिए, या फिर ये बाद में सिलेक्शन के बाद ये चेंजेस आपने देखना चालू किया? नो सर, ये ऑफ कोर्स हमेशा कांस्टेंट मोटिवेशन रहता है। आप मतलब इस रिकॉग्निशन के लिए ही वर्क करते यू लग रहा था, इसी दिन का वेट कर रही थी। तो नीलम, कोई फेवरेट सिटी है आपकी इंडिया में जहाँ पे आप जाना चाहोगे पोस्टिंग के लिए, या सोचा तो नहीं है जहाँ? नहीं सर, सोचा नहीं है एक्चुअली अभी तक। तो बट फिर भी ये है कुछ। कि मुझे पूरी इंडिया घूमने का मौका मिल जाए। ओके, ओके। सो नीलम, चलिए, आपके साथ अच्छी चीज़ हुई, आपने क्वालिफाई किया, आप सिलेक्ट हो गए। तो इसमें जैसे हमने पिछली बार भी बात करी थी, इस बारी फिर से एक बारी बात कर लेते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो थोड़े मुश्किल पड़ते हैं स्टूडेंट्स को, चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, सभी का कुछ ना कुछ कोई एक टॉपिक जो है कमजोर रहता है। ये चीज़ क्या आपके साथ भी थी, और अगर थी तो आपने उस कमजोरी पे कैसे काम किया था? यस सर, मैं एक बायो स्टूडेंट हूँ। इन ट्वेल्थ मेरा PCM था, तो बायो के साथ क्वांट का कोई रिलेशन नहीं बन पाता। यहाँ पे हम्म, प्रॉब्लम आई थी मुझे, मेरी क्वांट अच्छी नहीं थी। जिसे हम्म। जनरली कंसीडर किया जाता है बैंकिंग में मस्ट है आपका क्वांट अच्छा हो, तो आप ज्यादा इजीली जॉब ग्रैब कर सकते हो। लेकिन मेरी क्वांट ही वीक पॉइंट थी। तो फिर उसके लिए तो मुझे बहुत काम करना पड़ा उस पे सर। प्रीलिम्स के लिए क्वांट एक अलग तरह से आता है और मेंस में क्वांट का अलग अप्रोच है। प्रीलिम्स में आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए, वही मेंस में लॉजिकल वर्क्स होते हैं काफी। आपको अप्रोच पता होना चाहिए मेंस के लिए। तो क्वांट पे डेली वर्क करती थी मैं, लाइक पहले उस टॉपिक्स के बेसिक्स क्लियर किए मैंने। देन उस टॉपिक की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की। फिर उसके बाद डेली सुबह की रूटीन ही थी मेरी सिंप्लीफिकेशंस एंड सीरीज सॉल्व करना फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो क्वांट में बहुत वर्क करना पड़ा था एज अ PCM PCB स्टूडेंट। तो नीलम, आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब्जेक्ट्स का डर रहता है, खौफ रहता है उनके अंदर कि ये नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं कि उस सब्जेक्ट को ना थोड़ा दबा के रख देते हैं। पहले जो उनको आता है वही चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो नहीं आता है उसको दबा के रख देते हैं। अब फिर होता क्या है कि जब एग्जाम आता है, अब वो सब्जेक्ट तो आपका प्रिपेयर है नहीं, कम टाइम में प्रिपेयर भी नहीं हो सकता है, तो वहां पे फंस जाते हैं। तो जैसे आपका भी लेटेस्ट सपोज कौन, जैसे कि आप कह रहे हो, कमजोर था, तो आपने ये कैसे इंश्योर किया कि मैंने क्वांट को कॉन्कर करना है, मुझे नहीं आता है तो मैं इसको मेरा वीक पॉइंट नहीं रहने दूंगी, ये चीज आपने कैसे करी थी अपने साथ? सर 2021 से जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, उस टाइम तो मेरा फाइनल मिस हो गया था। लेकिन फिर 2022 में भी मैंने फील किया कि विदाउट क्वांट बैंकिंग एग्जाम क्वालिफाई किया ही नहीं जा सकता। इसके लिए क्वांट मस्ट है। आप इसे स्किप करके सोचोगे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल।
क्वांट तो करना ही पड़ेगा। फिर इस पे वर्क करना स्टार्ट किया सर, और जब फील कर लोगे कि आपकी इसके बिना ही हो नहीं पा रहा है, इसी की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो इस पे वर्क करने से पीछे हटने का कोई रीजन नहीं है। तो नीलम, जो कम टाइम में जैसे आपको 35 क्वेश्चंस लगाने रहते हैं 20 मिनट में, एम आई राइट? यस सर। तो फिर मतलब इस चीज की पकड़ कैसे करी? मतलब आपकी इतने कम टाइम में आप कितने क्वेश्चंस लगा लेते थे? पहला चीज तो ये बता दीजिए, क्या सारे के सारे क्वेश्चंस लग जाते हैं? पहली चीज ये। और इसमें क्या आपकी कोई स्ट्रेटेजी थी कि कुछ क्वेश्चंस को आप ज्यादा अटेम्प्ट करोगे, कुछ को छोड़ दोगे, या कुछ आपने मेथड अपनाया था? कुछ था ऐसा आपके साथ? सर देखो, अब जिनकी क्वांट अच्छी है वो तो 35 में 35 अटेम्प्ट कर लेते हैं, बट मेरे साथ था कि मैं 30 अटेम्प्ट कर पाती थी। 5 क्वेश्चंस मेरे छूट ही जाते थे, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि 5 आपकी सीरीज हो गई, 5 क्वाड्रेटिक हो गए, 5 to 10 सिंप्लीफिकेशन आ गए, बाकी मिसलीनियस टॉपिक्स रहते थे, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते थे, तो वो थोड़े टाइम लेते हैं। क्वाड्रेटिक एंड ऑल तो सर डेली प्रैक्टिस से ही हो जाता है, उसके आप मेथड्स जान जाओगे तो वो आप कर लोगे विद इन अ टाइम फ्रेम। लेकिन हम्म। अरिथमेटिक थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो उसे मैं 5 ही अटेम्प्ट कर पाती थी एट मोस्ट। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, कि आप क्वेश्चन सही सेलेक्ट करो। इट्स नॉट ऑलवेज कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और उसे सॉल्व करो। अगर आपके अंदर ये जिद आ गई कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी वजह से आप कहीं फंस गए तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन भी परफेक्ट हो। तो नीलम, जैसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अब उस पर अटक जाते हैं, तो आप क्या करते थे? उसको स्किप कर देते थे कि मैंने इतना टाइम देना है, मतलब इस क्वेश्चन पे इतने सेकंड दूंगी, इतने मिनट नो दूंगी, सर, उसके आई बाद? जस्ट स्किप। जिस क्वेश्चन को देख के फील हुआ कि ये नहीं हो रहा है, आई जस्ट स्किप दैट। हम्म। एक और ये लिस्ट ले लेना है सारे क्वेश्चंस का, और चूज कर लेना है कि क्या क्या आपको अटेम्प्ट करने हैं, और हम्म उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट करो और बिना टाइम वेस्ट किए करो, क्योंकि टाइम लिमिट होती है जैसा आपने बताया अभी। हम्म। तो नीलम, बाकी सारे पेपर्स के लिए भी आपका सेम फिलोसफी था, यही अप्रोच थी? सर इंग्लिश मेरी अच्छी थी, फ्रॉम वेरी हम्म बिगनिंग इंग्लिश में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं प्रीलिम्स में भी 25 to 28 स्कोर कर लेती थी, एंड मेंस में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो इंग्लिश वॉज नॉट एन इशू। लेकिन क्वांट पे मैंने बताया कि क्वांट पे मुझे बहुत वर्क करना पड़ा, और रीजनिंग तो सर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो सबको हम्म। इंटरेस्टिंग लगती है। तो रीजनिंग के पजल्स होते हैं, उसकी आप प्रैक्टिस करो तो वो बन जाते हैं फिर। तो ऐसा नीलम, होता था एक ना, मैं पजल सॉल्व करते करते रैंडम कहीं वॉल पे भी देख रही हूँ ना, तो लगता था कि ये यहाँ सिट कर रहे, वो वहां सिट कर रहे, यही हो रहा है आइस के सामने, बस ऐसे ही चलता रहता था। तो मतलब आप पूरे रम गए थे ना प्रिपरेशन में, कि मतलब पूरे घुस ही गए थे कि सब दीवार पे भी वही दिख रहा है, जमीन पे भी वही दिख रहा है, टेबल चेयर पे भी वही दिख रहा है, ये इधर बैठा है वो उधर जा रहा है, हाँ? ये सर कांस्टेंट एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, एक ही पैटर्न दिख रहा है, तो हर जगह वही दिखता था बस। नीलम, आपने इंग्लिश की बात करी, इंग्लिश से रिलेटेड एक चीज आती है, जो हमारा ये डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होता है, जिसमें एसे और लेटर वाला आता है। तो कुछ लोग या तो इसकी प्रैक्टिस करते नहीं है, या ये समझते हैं कि ये तो वहीं जाके कर देंगे। तो आपका क्या अप्रोच था? आपने कुछ स्पेशल फोकस डाला था इस पे? यस सर, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट ना काफी स्कोरिंग होता है पीओ के लिए। हम्म लाइक यहाँ आप 20 मार्क्स के रहते हैं क्वेश्चन, आप इजीली 15 to 18 स्कोर कर सकते हो इसमें। और हम्म अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तब तो आप 20 भी कर लो। हम्म इस मतलब विदाउट एरर आप करोगे तो 20 भी हो जाएगा। तो इसके लिए एक कांस्टेंट प्रैक्टिस अच्छे मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करती है। जैसे मुझे डिस्क्रिप्टिव में आए थे, आई थिंक 18 मार्क्स आए थे तब। तो हम्म। इट वॉज अ गुड मार्क्स ऑब्वियसली। और उसके लिए मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, पीओ मेंस की राइट क्वेश्चंस के साथ साथ मैं डिस्क्रिप्टिव की भी प्रैक्टिस करती थी कांस्टेंट, तो इसमें स्पेशली कैसे करते थे आप? लेटर राइटिंग की फॉर्मेट। हाँ, तो आप क्या टॉपिक्स और कुछ निकाल के रखे थे आपने एंड मोमेंट के लिए, या फिर इसको जस्ट प्रैक्टिस करते चले जाते ये थे डेली? कैसे? इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक्स जो करंट में चल रहे, ऐसे राइटिंग में तो वही आने हैं। तो हम्म इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक्स के बारे में आप रीड कर लो, एडिटोरियल्स के कुछ कुछ कटआउट्स रीड कर लेती थी मैं। उससे हम्म। भी नॉलेज मतलब उस टॉपिक पे एनहेंस हो जा रही थी। इस वजह से, एडिटोरियल की वजह से भी राइटिंग काफी इम्प्रूव हुई है।
तो नीलम, अब इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, क्वांट करना पड़ रहा है, रीजनिंग करना पड़ रहा है, इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव है, फिर जनरल अवेयरनेस आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा बर्डन हो जा रहा है? आप मैनेज कैसे करते थे, टाइम को कैसे मैनेज करते थे? सर आप नोटिफिकेशन का वेट करोगे प्रिपरेशन के लिए तो बर्डन बहुत लगेगा। लेकिन अगर आपका गोल फिक्स है कि मुझे इस एग्जाम को फोकस करना है, बैंकिंग के एग्जाम्स पहले से शेड्यूल्ड होते हैं, ये रैंडम नहीं आते। आपको बहुत पहले कैलेंडर मिल जाता है, आपको पता होता है ये इस समय आएगा, और बैंकिंग काफी टाइमली चलने वाला प्रोसेस है। इट्स नॉट लाइक एसएससी या हम्म। अदर एग्जाम, काफी टाइमली है। तो आप अगर फोकस्ड हो कि मुझे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और आप उसके लिए कर रहे हो, तो एक साथ आप बर्डन नहीं होगे। अदरवाइज एट द टाइम नोटिफिकेशन के बाद आप सोचोगे प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, फिर क्वांट करूँ, फिर रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, नो डाउट ये काफी वास्ट हो जाएगा। स्पेशली आप अपने वीक टॉपिक्स पे काम नहीं कर पाओगे बिल्कुल। अगर आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो आप वीक टॉपिक्स पे इजीली काम कर पाओगे, और सिलेक्शन अश्योर हो जाता है वीक टॉपिक्स अगर क्लियर हो जाए तो। नीलम, आपसे बात करके मुझे एक चीज लग रही है कि जैसे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट काफी अच्छा रहा होगा, जिस तरीके से आप चीजों को डील करते हो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे क्या था जो आप अपने लिए अपनाते थे कि जब प्रेशर ज्यादा आने लगा, जैसे मान लो मॉक्स दे रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, या कुछ भी रीजन हो, तो कैसे आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते थे? हाँ, उस टाइम पे यही सोचती थी सर कि ये जस्ट मॉक है, एग्जाम में हम्म। अच्छा परफॉर्म करना है, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। हम्म। मॉक मॉक देने के तो सर 1 आवर का होता है प्रीलिम्स का मॉक, लेकिन उसके एनालिसिस पे आप 1.5 आवर भी दो ना, तो कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपके मॉक उससे कई मल्टीपल इम्प्रूव्ड मार्क्स देंगे। मतलब मॉक देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी एनालिसिस करना। तो नीलम, जैसे पेपर आया तो कितने मार्क्स के बाद, मतलब कितना सफिशिएंट है, मतलब दिन में कितने लगाते थे, या मंथली आपका कोई टारगेट लेके चलते थे, और कितने मार्क्स लगाने के बाद दिन में या महीने में आपको डिफरेंस लगता था कि अब मेरी तैयारी ट्रैक पे आ गई है? सर ऐसे देखा जाए तो मैं डेली एक मॉक तो देती ही थी फॉर प्रीलिम्स, और मेंस के वीक में हम्म। एक विदाउट नोटिफिकेशन, ये बता रही हूँ। हम्म। और जब नोटिफिकेशन आ जाए तो एक प्रीलिम्स के मॉक मॉर्निंग एंड एक इवनिंग, लाइक एग्जाम टाइम के टाइम पे। एग्जाम 8 PM होता है, 12 PM होता है, 3 PM होता है, ये 3 शिफ्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट उस टाइम पे एक एक मॉक। और मेंस के तो सर वीकली 1 या 2 फुल मॉक, बिकॉज मेंस में टाइम काफी लंबा होता है, उतना टाइम नहीं हो पाता है कांस्टेंट दे पाना। तो नीलम, आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि आपने जो अपना शेड्यूल है 8 12 3 एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से ढाल लिया था। अब जैसा सुनने में आता है, जैसा हम एस्पिरेंट से बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो रात को पढ़ते हैं, पूरा दिन भर सोते हैं। अब जब हम्म। एग्जाम में जाके बैठते हैं, फिर जब जो कोई भी हो, जो 12 बजे से पहले नहीं उठ रहा है फॉर व्हाट्स एवर रीजन, जैसे तैयारी कर रहा है, मान लो 8 बजे 10 बजे तक पढ़ रहा है, तो जब 12 बजे आप सो के उठते हो दोपहर में, तो जब आप 8 बजे पेपर देने जाते हो तो बॉडी आपकी एक्लिमेटाइज नहीं करती है उस रूटीन के लिए, तो वहां पे दिक्कत आती है। तो क्या आपका शेड्यूल, मतलब आपका तो मॉर्निंग वाला, मतलब आपको शेड्यूल की कोई प्रॉब्लम आई थी कि मतलब पढ़ते पढ़ते शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, या कुछ ऐसा कभी हुआ था आपके साथ? एक्चुअली नो सर, मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैंने आपको कहा ही कि लेट नाइट नहीं होता था मुझसे, बट मॉर्निंग वाला ट्राई करती थी कि हम्म। जितना हो सके मॉर्निंग में अपने डेली की रूटीन कंप्लीट कर सकूँ, टारगेट कंप्लीट कर सकूँ। और हम्म। लेकिन ये ऑब्वियसली है सर कि आप अगर किसी टाइम पे सोते हो और एग्जाम के टाइम पे वहां रहोगे तो थोड़े डिजीनेस फील करोगे आप, नींद हम्म। आएगी वहां पे, और माइंड हम्म। उतनी स्पीड परफॉर्म नहीं करेगा जितना रिक्वायर्ड है। दैट्स वाई आप एग्जाम के शेड्यूल से अगर खुद को उस अकॉर्डिंग आपकी रूटीन रहेगी तो वहां भी आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इनफैक्ट नीलम, शायद ये बहुत ही इग्नोर पॉइंट है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं और लास्ट में इससे परेशान होते हैं। अगर आप शुरू से ही एग्जाम के टाइमिंग के हिसाब से अपने शेड्यूल का लाइन रखो तो आपको लास्ट में काफी हेल्प मिल जाती है, मतलब परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको, राइट? यस सर, ये ये काफी हेल्पफुल होगा, और डाइट भी उस अकॉर्डिंग।
डाइट, आपने डाइट पे भी ध्यान दिया था? तो ये क्या स्पेशल डाइट थी? ये तो पहली बार मतलब किसी इंटरव्यू में हम यहाँ पे आए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। तो डाइट में जैसे नीलम क्या मतलब कोई स्पेशल था कुछ जो सुन के बच्चों को हाँ टिप्स मिल सर, सके? ऑब्वियसली ज्यादा हैवी फूड हमें खा के नहीं जाना होता एग्जाम देने। आप बहुत अच्छा। लाइट भी नहीं खा सकते हो, बिकॉज आपको भूख लग गई तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। हम्म। ना हैवी खा सकते ना लाइट खा सकते, तो मैं प्रेफर करती थी बनाना के साथ ही कुछ लो, बिकॉज ये थोड़े स्ट्रेंथ गिविंग होती है, माइंड को हम्म। भी और बॉडी को भी। एनर्जी आ जाती है, प्लस आप पानी लेके जाएं, पानी इज वेरी नेसेसरी। यस सर, वाटर। वो तो वाटर। वैसे एग्जाम सेंटर्स में अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन हम्म। अपने पास भी कैरी कर लो तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। हम्म। ठीक है नीलम, तो जिस चीज पे हमने ये वाला टॉपर स्टॉक किया था वो था रिस्पेक्ट पे, कि किस तरीके से सिलेक्शन के बाद आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है सब कुछ। तो नीलम, एक चीज ये होती है कि कुछ लोग टांग खींचने वाले भी तो होते हैं, क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो। तो आपके केस में क्या कोई ऐसा सीन था, मतलब फ्रेंड की तरफ से, फैमिली फैमिली मतलब जो एक्सटेंडेड रिलेटिव से बाकी सब रहते हैं, क्या कर रहे हो, कभी ये क्वेश्चंस भी आपके ऊपर आए थे? हाँ सर, प्रिपरेशन ऐसा फेज है ना जब आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। हम्म। ड्यूरिंग प्रिपरेशन बहुत टाइम आप ऐसा फील करोगे कि आप सोशलाइज नहीं हो सकते हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो। लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, दिन रात प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस वही। लेकिन सब अपनी लाइफ कितना एंजॉय कर रहे हैं। सोशल भी होगे, कहीं कहीं जाओगे किसी फंक्शन में तो सब पूछने लगेंगे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ये एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप सर्टेन नहीं हो ना कि आपकी जॉब हो रही है नहीं हो रही है। ये 3 फेज का एग्जाम है। आप एक फेज क्वालिफाई कर रहे हो, सेकंड फेज क्वालिफाई कर रहे हो, फाइनल के बाद आपका अगर रुक गया तो फिर आपको फिर से शुरू करना है। इट्स नॉट लाइक कि आप फाइनल पहुंच गए तो फिर आपको सेकंड या थर्ड फेज से ही मिलेगा, आपको फिर से शुरू करना है। तो मैं डिफाइन नहीं कर पाती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं सोशली इनएक्टिव होना पड़ता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। आप चाहो या ना चाहो, फॉर अ मेंटल पीस, ये मेंटल पीस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जहां आप ये सब सुनोगे तो फिर लगेगा कि मैं क्या ही कर रही हूँ इतने दिन से, किसी को कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन हाँ, जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाए फिर तो गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू अलग है। इसके इतने बेनिफिट्स है, लाइक इतने अलाउंसेस है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लग रहा है कि बहुत है। तो नीलम, इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से देखूं तो जिस तरीके से युवाओं को, यूथ्स को, या जितने भी स्टूडेंट्स अपियर होते हैं उनको देखना चाहिए, वो ये है कि कोई भी मुकाम जब आप हासिल करना चाह रहे हो आपको कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे। जैसे आपने सोशल लाइफ को लेके बताया, आप फ्रेंड्स को देखते थे, ठीक है भाई वो अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये सैक्रिफाइस जो देना पड़ेगा आपको सोशल लाइफ का, एंटरटेनमेंट का, या जो बाकी एक्टिविटीज आप करते हो, तो ये आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में जितने लोग प्रिपेयर करते हैं वो ये चीज समझ लेते हैं एग्जाम में जो आते हैं एग्जाम्स देने के लिए? आपको क्या लगता है कि मतलब इसकी समझ है हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर देते हैं, या कहीं ना कहीं उनको ये चीज समझने की जरूरत है? सर, मैं अगर लिटरली बोलूँ तो देखा है मैंने जितना, आजकल स्टूडेंट लाइब्रेरीज जाते हैं, वो हम्म। ऑटोमेटिक फील कर लेते हैं कि लाइब्रेरी इज द बेस्ट प्लेस जहाँ वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहाँ उनका आउटपुट सही आता है पूरे दिन का। तो मे बी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर शायद वो इतने पंक्चुअल ना हो इन सब चीजों को लेके, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट देते देते सब पंक्चुअल हो जाते हैं। सब अपने आप को उस तरह से डेडिकेट कर देते हैं कि एक ही चीज मुझे बार बार ना पढ़ना पड़े, बार बार इसे रिपीट ना करना पड़े, मैं एक बार करूं और कुछ ग्रैब करूं, उसके बाद आगे की सोचना इज अ गुड थिंग, लेकिन इस चीज को कंप्लीट कर लूं। हम्म। तो स्टूडेंट आजकल सर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, इसलिए कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। हम्म। और कंपटीशन का लेवल भी डिफरेंट है। लेवल भी डिफरेंट है इनफैक्ट, मतलब जब तक कुछ बेसिक चीजें हैं, जब तक आप इस एग्जामिनेशन में मत दो या नहीं दो, तब तक सिलेक्शन शायद मुश्किल है। और इसी में से एक सेक्रीफाइस हो गया, एक आपका डिसिप्लिन हो गया, हार्ड वर्क तो है ही। तो जब आप ये सारे चेक बॉक्सेस मतलब टिक कर लोगे एक एक करके, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे।
और अगर कोई शॉर्टकट खोज रहा है तो शॉर्टकट तो मुझे नहीं लगता है। नीलम, शॉर्टकट है कोई एग्जाम्स क्वालिफाई नो करने का? सर, कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्डवर्क ही सबसे अच्छा रास्ता है सक्सेसफुल होने का। हम्म। आप 1 ईयर हार्डवर्क करो, आप नेक्स्ट ईयर सक्सेसफुल होगे। तो मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है, कोई कोई बोलते हैं कि मैंने 6 मंथ में क्रैक कर लिया। वो भी पॉसिबल है। अगर आप 6 मंथ भी उस रिगरस हार्डवर्क के साथ वर्क करोगे तो आप 6 मंथ में भी बैंकिंग क्लियर कर सकते हो। लेकिन आप उस अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करो। नीलम, अभी कुछ पेपर्स निकले हैं, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया, मेरे ख्याल से आरआरबी पीओ क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आया। तो नीलम, क्या एडवाइस है आपकी? जो बच्चे इन पेपर्स में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, जो अपियर होने जा रहे हैं, क्या एडवाइस करोगे आप उनको? मतलब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, मतलब ऐसे लेके चलते हैं कि अगले 60 दिनों की, 2 महीने की स्ट्रैटेजी उनकी क्या? डेली मॉक्स देना, ये तो कंपलसरी आप अभी से स्टार्ट कर दो। मॉक्स के परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक मॉक से ना जो मार्क्स आएंगे ना वो बहुत इम्प्रूव कराते हैं एग्जाम की परफॉर्मेंस भी। मॉक स्ट्रेस फील करने सिखाता है, स्ट्रेस को डील करना सिखाता है। तो डेली मॉक टेस्ट इज अ मस्ट थिंग। कोई भी एग्जाम आ रहा हो, मॉक स्टार्ट कर दो। और जो टॉपिक्स वीक है आप उनको अभी स्किप करके जो स्ट्रांग है उस पे काम करो, कि वो गलती ना हो। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आप अच्छे से डील कर पाओ और उनमें मार्क्स लॉस ना हो। लाइक आरआरबी पीओ की कट ऑफ अराउंड 60 to 70 जाती है। तो 60-70 आई थिंक क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बच रहते हैं तो उसमें आ सकते हैं। आप अपनी टारगेट्स को उस अकॉर्डिंग सेट करो कि आप कट ऑफ से ज्यादा लाओ। उससे पीछे रहने की सोचो ही नहीं, तो एग्जाम्स क्वालिफाई होंगे। लाइक लास्ट ईयर सर मेरे सारे प्रीलिम्स क्वालिफाइड थे, मींस रुके, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जिसमें होना था वो हुआ। और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क के लिए तो तीनों सब्जेक्ट्स आपको करने हैं, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। और इंग्लिश के लिए आप कुछ कुछ टॉपिक्स चूज कर लो, लाइक क्लॉज टेस्ट है, वो अच्छे स्कोर्स देते हैं। पैरा जंबल है, वो भी स्कोरिंग है। जहाँ पैसेज की बात आती है, आरती वगैरह आप पहले ट्राई करो ना, मेंस के लेवल का ही कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स के लेवल के तो इजी बन जाएंगे अगर आप मेंस से डील कर लोगे तो। ये सब कांस्टेंट टॉपिक है जो प्रीलिम्स में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे। अगर आप उन टॉपिक्स को डील करते हो तो आपकी एक साथ दोनों की प्रिपरेशन हो जा रही है। एंड पैराजंबल के साथ एक सीन होता है कि पीटी के पैराजंबल्स तो इजीली बन जाते हैं बट मेंस के पैराजंबल्स इजीली नहीं बनते हैं। तो जहां आपको लगे कि मैं रॉन्ग जा रही हूँ या रॉन्ग आंसर आ रहे हैं, वो तो पता चल जाता है बिकॉज पैराजंबल्स के साथ, कि आप सही जा रहे हो या रॉन्ग जा रहे हो। तो स्किप कर दिया करो मेंस में वो, अगर लग रहा है कि मैं रॉन्ग हो रही हूँ, क्योंकि 5 मार्क्स निगेटिव में मैटर करते हैं। और क्लॉज टेस्ट इज अ गुड ऑप्शन। मैच मैच के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, और वो आजकल पीटी में भी आ रहे हैं थोड़े इजियर फॉर्म में। लाइक पीटी में ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होते हैं, मेंस में ग्रामेटिकल एरर के साथ भी आते हैं। तो इंग्लिश के लिए ना आप मेंस लेवल की प्रिपरेशन करो, तो पीटी में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और क्वांट की तो दोनों की प्रिपरेशन मस्ट है, इधर स्पीड एंड एक्यूरेसी चाहिए, उधर आपको लॉजिकली क्वेश्चंस डील करने आने चाहिए। और रीजनिंग होते हैं कि पीटी के भी अलग लेवल और मेंस के अलग लेवल। रीजनिंग में पजल्स 1-1 आवर ले जाते हैं मेंस के, तो रीजनिंग में क्वेश्चंस पिक करने इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग में आजकल हाँ अजम्पशन वाले क्वेश्चंस काफी हैं। अजम्पशंस है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन वो बहुत स्किप करते हैं बच्चे, लेकिन मैं बोलूंगी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत मार्क्स ग्रैब करने वाले क्वेश्चन है। आप एक बार उसे सीख जाओ, फिर तो वो गलत भी नहीं होते, रॉन्ग ही नहीं होते। और इजीली आप एग्जाम में उसे मार्क भी कर पाओगे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता उतना। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो मेंस के लिए क्वेश्चंस का सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है, और प्रीलिम्स के लिए स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो दोनों पे काम करो। तो नीलम, मुझे आशा है कि आपकी बातें सुन के ना, बच्चे जितने भी सुनेंगे उन सभी को आईबीपीएस क्लर्क में और आरआरबी पीओ क्लर्क जो एग्जामिनेशंस में अपियर होने जा रहे हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और नीलम, हमेशा की तरह अंत में आपसे कोई एक छोटा सा मैसेज जो भी आप स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को देना चाहते हैं। सक्सेस बहुत अच्छी चीज है। आप एक बार
पोजीशन में पहुंचो और सोसाइटी को रिटर्न बैक करने की भी कोशिश करना जितना हो सके। दैट्स ऑल। एंड नीलम, शायद ये आप बहुत अच्छे से कर रहे हो कि आपने मतलब हमने खुद डिसाइड किया कि बच्चों को हेल्प करने के लिए, इनफैक्ट जो भी आपके सेशंस हैं, ये दूसरा सेशन हो गया आपका, जो सोसाइटी को गिव इट बैक की आप बात कर रहे हो कि आपने मतलब सोसाइटी को देना भी हमारा फर्ज बनता है कुछ ना कुछ। तो जो लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें से मुझे पूरी आशा है कि जितने लोग भी इस बात को सुनेंगे आपकी और हमारी, उन सभी को हेल्प मिलेगी। नीलम, फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस टॉपर स्टॉक के नीलम जी के साथ जो हमने किया, दोबारा किया, इससे आप सभी को बहुत मदद मिलेगी। आपके जो आने वाले आरआरबी पीओ क्लर्क और आईबीबीएस क्लर्क के जितने भी इन इम्तिहान में, इस एग्जामिनेशंस में जितने भी बच्चे आप अपीयर कर रहे हो, आप सभी को हेल्प मिलेगी और आप सभी क्वालिफाई करने में सफल रहोगे। हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।